अस्सलाम वालेकुम अहबाब। असीर ख्वाब मरियम तस्लीम कियानी के अफसानों का मजमुआ 2017 में इस मजमुए की इशाअत हुई थी और किताब में पहले पढ़ चुकी थी, बहुत पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन अभी तक इस पर तारुफ तबसरा नहीं किया था। इसकी वजह ये थी कि कहीं ये ना समझा जाए कि हम अंजुमन सताइश बाहमी चला रहे हैं कि मरियम मेरी दोस्त हैं तो मैं उनके प्रमोशन के लिए उनकी किताब का भी व्लॉग बना रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था। ये 4 साल माशाल्लाह हो चुके हैं इस किताब को आए हुए। ज़्यादा 2017 में जब इशाअत हुई थी, 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल हो चुके हैं माशाल्लाह इस किताब को आए हुए। तो और मरियम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उनका काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन हमारे एक दोस्त ने कहा कि आपको रिकॉर्ड के लिए ज़रूर इस किताब के लिए कभी व्लॉग बनाना चाहिए। तो मैंने कहा सही है, ठीक है। और फिर मैंने मरियम से इजाज़त भी ली। ये भी एक है बात कि हम जब किसी किताब का व्लॉग बनाएं तो इजाज़त लें मुसन्निफ़ से। तो इजाज़त ली। फिर मैंने कहा कि हम इसमें से एक अच्छा सा अफसाना भी आपको सुनाएंगे और जो मैं महसूस करती हूँ मरियम के अफसाने पढ़कर वो भी आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जो एक मेरा इज़हारिया है उसको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। मरियम के अफसाने इंसानी बर्ताव की कहानियाँ हैं। मुख्तलिफ़ किरदार अपनी ज़िंदगियों को बरत रहे हैं और इस बरतने के नतीजे में खुशियाँ, गम, डिप्रेशन, तन्हाई और जो उनके बिहेवियर, उनके बर्ताव पर असरअंदाज होती है उसकी कहानियाँ हैं। और जो सिलसिले हैं ज़िंदगी के वो उनसे हमकिनार होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द अमल देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का बर्ताव करने लगते हैं। कहानियाँ दरअसल इस मौजू पर हैं। अदीब का काम होता है कि इंसानों की कहानियाँ लिखे। अदीब का काम मसाइल का हल नहीं है, कर भी सकते हैं, मसाइल का हल लिख सकते हैं, लेकिन अदीब और दानिश्वर का काम है कि वो निशानदही करें उस मसले की तरफ जो इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है और फिर माशरे में तब्दीली लाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी बुरी तब्दीलियाँ, मस्बत, मनफी। तो अदीब तो निशानदही कर देता है, लेकिन उस जहनी बर्ताव के इलाज के लिए, क्योंकि जहनी बीमारियाँ भी हैं, नफ्सियाती बीमारियाँ भी हैं, जज्बाती धचकों से लगने वाली जो बीमारियाँ हैं जो तब्दीलियाँ लाती हैं इंसान के बर्ताव में, गुस्से की तब्दीली, ज़िद की तब्दीली और मोहब्बत की तब्दीली भी, जज्बात की तब्दीली। तो अदीब का काम है उनकी निशानदही करे और फिर माशरे के जो बाशऊर शहरी हैं वो उनका इलाज करें, उनका हल ढूंढें, उनका सद्देबाब करें। तो इसीलिए तालीम की अहमियत हमारे दीन में भी दी गई है और दुनियावी तौर पर भी इतनी अहमियत है कि हमारे पास अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर भी होने चाहिए, दोनों, मर्द भी ख़वातीन भी, और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स अच्छे होने चाहिए जो अच्छी बातें बताएं। अब 1500 साल पुरानी बातें अब हम इस दौर में नहीं चल सकती जब दुनिया एक जामे जिम की सूरत में, सेल फोन की सूरत में हमारे सामने है। तो हमें उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। खुदा ने जो अकल दी है इंसान को, ये उसी से को इस्तेमाल में लाकर बनाई गई है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इंसान इसका फ़ायदा उठाते हैं, हम ज़रा इसका नुकसान उठा रहे हैं। हम इस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हमारे वकालत के पेशे से वाबस्ता अफराद भी हमारी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, लिखते भी हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि सबका ज़ोर सिर्फ लिखने पर है। एक हो सकता है ये बात कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन जो एक सच बात मैंने महसूस की है यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि हमारे वकीलों का जोर भी सिर्फ लिखने पर है। हालांकि वो एक अमली कदम उठा सकते हैं माशरे में बेहतरी के लिए और माशरे में इंसाफ की फरहमी के लिए। तो बजाय इसके कि अभी कुछ दिन पहले खातून वकील सब अदीबों को रगेद रही थी कि ये करते हैं, वो करते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं। तो फिर अब कुछ दिन से एक और हजरत भी हैं, वो भी तज्ज़िया तबसरे कर रहे हैं। तो वकील का जो काम है, जो मेरे जो एक सोच में है कि उसका काम है इंसाफ दिलाना। तो भाई हमारी तो अदालतों में लाखों केस पड़े हुए हैं, तो अदीब तो जाकर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है वकालत की। तो जिनके पास वकालत की डिग्री है वो जाएं और अपने जो लोग हैं हमारे, जो बेगुनाह
قید کیے گئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جا کے انصاف ان کا کیس لڑیں. جو لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، جو بے گناہ سزائیں کاٹ رہے ہیں، جو مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں میں مبتلا تھے مگر ان کو جیل میں دھکیل دیا گیا، تو وہاں جائیں اور ان لوگوں سے ملیں، ان کی فائلز نکالیں اور معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. نہ کہ یہ کہیں کہ ادیب یہ لکھ رہا ہے، ادیب وہ لکھ رہا ہے، اور ادیب کی زبان ایسی ہے اور ادیب کی زبان ویسی ہے. تو آپ کے پاس تو بہت اچھی ڈگری ہے، آپ جائیں عدالت میں انصاف کے لیے. تو معاشرے کا جو پہلا بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی بھی، وہ انصاف ہے، جس کے انصاف کی فراہمی کی جائے، مساوات ہے. تو ادیب تو نشاندہی کر رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ بیماری ہے، آپ کے پاس یہ ذہنی بیماری ہے، یہ نفسیاتی کجی ہے. تو ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ علاج کریں، اور وکیلوں کا کام ہے کہ وہ جا کر انصاف فراہم کریں. تو یہی نظر آتا ہے ہمیں مختلف کہانیوں میں بھی اور آج کل خبروں میں بھی. تو بس ایک میری یہ درخواست تھی کہ آپ لوگ اس بات کی طرف غور کریں. ہمیں اپنا کام ذمہ داری سے انجام دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے اور دوسرا کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. یہ ہر ایک کی اپنی وہی زندگیوں میں، جیسا کہ ہم نے برت رہے زندگیوں کو، تو ہر ایک کو زندگی برتنے کا طریقہ ہے ہر ایک کا. لیکن ادیب خدا نخواستہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. بس یہی ایک درخواست ہے کہ پڑھیں اور پھر سمجھیں اور پھر سوچیں، کیونکہ خدا نے بھی یہی کہا ہے اقرا. تو پڑھتے ہیں ایک کہانی، مریم کی یہ لکھی ہوئی ایک کہانی. سماعت فرمائیے. کہانی کا عنوان ہے عورت کے تھا. کاش میں رک جاتی، کاش میں رک جاتی. وہ جب سے اولڈ ایج ہوم آئی تھی ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، کاش میں رک جاتی. اس اولڈ ایج ہوم میں صرف خواتین تھیں. یہاں آنے کا صدمہ بہت ہوتا ہے. وہ چونکہ نئی تھی اور سب کے سامنے بولنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دن اس سے اکیلے میں اس کی کہانی پوچھی. تب وہ ٹھنڈی سانس لینے لگی اور وہی جملہ دہرانے لگی، کاش میں رک جاتی تو آج اپنے گھر میں ہوتی. کاش میں رک جاتی. اب یہی اپنا گھر ہے. ہم بوڑھی عورتیں ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنا کے جی ہلکا کر لیتی ہیں. تم بھی سنا دو کیسے پہنچی یہاں. مجھے میرے ستیلے بچوں نے پھینکوا دیا یہاں. اپنے باپ کے انتقال کے بعد وہ یہ کہہ کر آنسو پینے لگی. برا ہوا، میں بولی. برا ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ، میں ہوں ہی اس کے لائق. مشرقی عورت ہو کر شادی کے بعد بھی محبت کر بیٹھی تھی اور اس محبت کو پانے کی ٹھان بھی لی تھی. نہ اس وقت اپنا گھر دیکھا اور نہ اپنے بچے. طلاق لے کر سب چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس چلی آئی. ساری عمر اس کے بن ماں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر پالا، مگر اس کے مرتے ہی ان بچوں نے مجھ کو ہی گھر سے نکال باہر کیا. کاش میں رک جاتی، کاش میں اس وقت رک جاتی اپنے بچوں کے پاس. وہ زور زور سے رونے لگی. پھر سنبھلی، مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کیسے آئیں؟ میں نے آہ بھری اور کہا، میں رک گئی تھی. بہت بہت شکریہ.